प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार आपका साइंस जोन में, जहां हम स्टडी कर रहे हैं 9th की केमिस्ट्री का चैप्टर 1। और इसमें आज हम लोग लैटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा और पदार्थ की दो अन्य अवस्थाएं जिन्हें हम प्लाज्मा और बीईसी कहते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं लैटेंट हीट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग लैटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा पर चर्चा करेंगे। किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा क्या है? किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान अर्थात एक निश्चित द्रव्यमान का ताप बदले बिना अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक होती है। अर्थात गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा है जो किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए उपयोगी होती है। वास्तव में इस ऊष्मा से पदार्थ का ताप नहीं बढ़ता। कभी कभी प्रश्न आता है कि अवस्था परिवर्तन के समय हम पदार्थ को गर्म करते रहते हैं, तो जो ऊष्मा रहती है वो कहाँ जाती है? हम किसी पदार्थ को लगातार गर्म करते रहें और पदार्थ खौलने लगे, ऊष्मा निकलने लगे, जल को गर्म करें, जलवाष्प निकलने लगे, तो जलवाष्प निकल रहा है तो कैसे निकल रहा है? प्रिय विद्यार्थियों, जो जलवाष्प निकल रहा है वह आप द्वारा दी गई ऊष्मा को जल के अणु ग्रहण करते हैं। जल के अणुओं का तापमान बढ़ जाता है। इस कारण से जो है पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन होता है। इस प्रकार किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप बदले बिना अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक होती है। गुप्त ऊष्मा दो प्रकार की होती है। पहला होती है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी गलन की गुप्त ऊष्मा। यह ठोस पदार्थ के लिए है। जब ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वह द्रव अवस्था में बदल जाता है। इस क्रिया को गलन कहते हैं। और गलन की क्रिया में अवस्था परिवर्तन के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है उसे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। दूसरी पर है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन शब्द से ही स्पष्ट है। वेपर बनने की क्रिया यानी गैस बनने की क्रिया, यानी किसी द्रव को गर्म करने पर गैस में बदलने के लिए जो ऊष्मा आवश्यक होती है उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा या लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। चाहे गलन क्रिया हो और चाहे वाष्पन क्रिया हो, दोनों ही प्रक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है और यह अवशोषित ऊष्मा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त होती है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम, इसको हम किलो कैलोरी में कर देंगे तो यहाँ किलोग्राम हो जाएगा। 80 कैलोरी प्रति ग्राम या 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम या 3.34 × 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम होती है। इसी प्रकार जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 536 कैलोरी प्रति ग्राम या 536 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम या
22.5 गुणे 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम होती है। इस प्रकार जल के गैस में बदलने या बर्फ के जल में बदलने पर जो क्रिया होती है उसमें प्रयुक्त ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। हमारी अगली पॉइंट हमारा है 2 more states of मैटर, पदार्थ की 2 अन्य अवस्थाएं। हम लोगों ने ठोस द्रव गैस की व्याख्या इस चैप्टर में की है और अभी 2 और पदार्थ की अवस्थाएं हैं, उनकी व्याख्या नहीं की है। ठोस द्रव गैस के बाद वैज्ञानिकों ने पदार्थ की 2 अन्य अवस्थाओं की व्याख्या की है और ये अवस्थाएं हैं प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था को कहा गया है। यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले तथा उत्तेजित होते हैं। अगर हम इसको परिभाषित करें तो कह सकते हैं कि प्लाज्मा पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन तथा आयनीकृत गैसों का मिश्रण होता है। यानी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होंगे और आयनीकृत गैस होंगे, दोनों में ही ऊर्जा की मात्रा बहुत अधिक होगी। इस प्रकार इसमें जो कण होंगे वो अत्यधिक ऊर्जा वाले होंगे और उत्तेजित होंगे। उदाहरण के लिए फ्लोरोसेंट ट्यूब तथा नियान बल्ब में प्लाज्मा प्रयुक्त होती है। सूर्य तथा तारों में चमक का मूल कारण प्लाज्मा ही है। अभी तक जब तक प्लाज्मा की खोज नहीं हुई थी तब तक हम लोग यह मानते थे कि वास्तव में सूर्य और तारों में जो चमक है वह उनकी विशेष ऊर्जा के कारण होती है। जो व्याख्या हुई थी उसमें कहा जा रहा था कि सूर्य में जो ऊर्जा का मूल स्रोत है वह है हीलियम हाइड्रोजन परमाणु का संलयन, जिसके कारण से हीलियम परमाणु बन जाता है और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। शायद इसी बेस पर वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन बम का निर्माण किया है। हाइड्रोजन बम अति शक्तिशाली बम है और हमको लगता है कि यह हाइड्रोजन बम सूर्य में होने वाली हाइड्रोजन की नाभिकीय क्रियाओं के आधार पर ही बनाया गया है, जो कभी विस्फोट होने पर अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त करेगा और बहुत ही जनधन की हानि करेगा। पदार्थ की 5वीं अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे BEC कहते हैं। सन 1920 में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की इस अवस्था में के बारे में कुछ गणनाएं की थी। उन्हीं गणनाओं को आधार मानकर अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे दोनों वैज्ञानिकों के नाम पर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट यानी BEC नाम दिया गया। अब विद्यार्थियों, अभी तक इसकी अधिक व्याख्या अगर आपको देखनी है तो आप इसकी अधिक व्याख्या के लिए आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। नेट पर सर्च करने के लिए उसकी साइट आपकी बुक में दी गई है, आप उसे देख लेंगे। लेकिन आगे हम जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट नाम का जो अवस्था है पदार्थ की, इसकी भविष्यवाणी आइजक न्यूटन ने अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी, बट इसको सर्च जो किया वो 2001 में अमेरिका के एरिक ए कार्नेल, वुल्फगैंग केटरले और कार्ल ई वेवैन नाम के 3 वैज्ञानिकों ने इस बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन नाम की अवस्था को प्राप्त किया प्रयोगों के आधार पर,
और इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए इन्हें 2001 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला और इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब यह है क्या वास्तव में? यदि हम चर्चा करें कि बीईसी कैसे प्राप्त हुआ, तो बीईसी को सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही निम्न तापमान पर ठंडा करके तैयार किया गया। जी.आर. बटला ने इसको थोड़ा परिभाषित किया हुआ है। बटला की बुक में थोड़ा और अच्छी परिभाषा दी गई है, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें बोसान के तनु गैस को परम शून्य अर्थात -273.15 डिग्री सेल्सियस यानी परम शून्य से भी कम -273 डिग्री सेल्सियस जो है ये परम शून्य ताप, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है। यानी अगर बोसान के तनु गैस को परम शून्य ताप पर ठंडा किया जाए तो प्राप्त अवस्था, उस बोसान की जो हमें अवस्था प्राप्त होगी, वो अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाएगी। इस प्रकार बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्रिटिकली टेम्परेचर पर प्राप्त अवस्था है। भविष्य में इसकी क्या उपयोगिता होगी, इसके बारे में भी हम लोगों को अध्ययन करना शेष है। निश्चित तौर पर भविष्य में इसका उपयोग होगा और एक व्यापक उपयोग भी होने की संभावना है। अगर हम लोग थोड़ा इसके बारे में ज्यादा जानना चाहें तो एक साइट है www.chem4 अंग्रेजी अक्षर का KIDS.com पर लॉगिन करके हम पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो पदार्थ की पांचवी अवस्था है, इसकी शुरुआत भारतीय वैज्ञानिक ने की। सत्येंद्र नाथ बोस जी जो भारतीय वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसके बारे में गणनाएं की थी। यह हम सब लोगों के लिए गौरव का विषय है और यह हमें प्रेरणा देता है कि हम भी कुछ नया करें। इसी के साथ यह पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स समाप्त होता है। आशा है आप लोग इस चैप्टर को ठीक प्रकार से समझ गए होंगे और इसे ठीक प्रकार से याद करेंगे। अपने साथियों को भी, अपने मित्रों को भी, अपने सहपाठियों को भी हमारे अगर आपको वीडियो चैनल अच्छा लगता है तो अपने मित्रों को भी इसके बारे में बताएंगे। वो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको यह वीडियो कैसा लगता है उसके बारे में आप अपना कमेंट्स भी भेजें। अच्छा लगा, क्या और चाहिए, अगर ऐसा इस प्रकार का आप कमेंट भेजेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बहुत बहुत